नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मसौदा व भारत, चार धाम परियोजना व सुप्रीम कोर्ट, महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव, पेप्सिको मामले के निहितार्थ तथा तेवा जनजाति पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 11 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसे आप जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी जोड़ सकते हैं। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर और भारत की इसमें क्या स्थिति है इस पर। आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा इससे पहले 15 दिसंबर 2021 और 17 दिसंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में 13 दिसंबर को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव का विरोध करने के रूप में रूस के साथ शामिल हुआ, जिसके द्वारा प्रभावी रूप से सुरक्षा परिषद के दायरे में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा लाया जाने था, जिससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के वादों के लिए देशों को जवाबदेह ठहरा सकती थी। यह प्रस्ताव नाइजर और आयरलैंड के द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिन्होंने यह दावा किया कि उन्हें 113 देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी शामिल हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के द्वारा वीटो किए जाने के चलते यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है, जिसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें इसके संदर्भ में यह भी ध्यान रखना होगा कि आखिर क्यों इस प्रस्ताव के जो प्रायोजक हैं वह जलवायु परिवर्तन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2007 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जा रही है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई बयान संघर्षों पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का भी संदर्भ देते हैं। उक्त प्रस्ताव के समर्थक नाइजर और आयरलैंड दोनों का ही दावा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देश में लोग आतंकवादी समूह और हिंसा के प्रति भी सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अतः दोनों ही देश शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मैंडेट यानी अधिदेश को जलवायु परिवर्तन से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों का यह दावा है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते कृषि योग्य भूमि में कमी आई है, खाद्य सुरक्षा देखी गई है, मरुस्थलीकरण देखा गया है। इससे जबरन प्रवास, जलवायु संबंधी संघर्ष और जलवायु शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जो आगे चलकर ऐसे संघर्षों को दम दे सकती है जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बल देने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के 21 शांति मिशनों में से 10 ऐसे देशों में स्थित हैं जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसके पक्ष में कुछ टिप्पणीकारों का यह भी कहना है कि 2000 के बाद से जब से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संकल्प 1325 पारित किया है, उसके बाद से ही वास्तव में संघर्ष क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा बहस में शामिल हुई है और टिप्पणीकार इस माध्यम से यह आशा व्यक्त कर रहे हैं कि यदि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल किया जाएगा तो जिस प्रकार से संघर्ष क्षेत्रों में लैंगिक हिंसा लगातार बहस का मुद्दा बनी हुई है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी ऐसा देखा जा सकता है। नाइजर के प्रतिनिधियों का तो ये तक कहना है कि अगर सुरक्षा परिषद कोविड-19 महामारी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक प्रस्ताव 2565 जो 2021 में पारित किया गया उसको स्वीकार कर सकती है, तो हमें वर्तमान में जलवायु सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भी वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों में से बन गया है। इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा रूस के साथ
वोट किया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि हाल के वर्षों में किस प्रकार से भारत के रूस के साथ घनिष्ठ बहुपक्षीय संबंध देखे जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि अभी दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के शिखर सम्मेलन और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच के पहली आयोजित 2+2 वार्ता से भी हो जाती है। इस प्रस्ताव पर भारत का जो नकारात्मक रुख रहा है वह इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत अनेक संप्रभु और व्यापक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है और भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हाल ही में ग्लासगो में वार्ता की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए देशों ने भी अपने स्वैच्छिक योगदान की घोषणा की है। अतः ये ऐसा मुद्दा नहीं है जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि किस प्रकार से भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को निभाने के लिए, जलवायु न्याय के लिए लड़ने में किसी से भी कम नहीं रहा है। लेकिन अगर हम दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के चश्मे के माध्यम से संघर्षों को देखेंगे तो ये वास्तव में भ्रमित कर देने वाली ही स्थिति है और इसके संदर्भ में और स्पष्टता की आवश्यकता है। भारत द्वारा इसके संदर्भ में यह भी सुझाव दिया गया था कि वह एक अधिक सीमित मसौदे का समर्थन करने को तैयार है, जो विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका के साहिल क्षेत्र पर केंद्रित हो, क्योंकि वहां पर शुष्क क्षेत्रों का जो मरुस्थलीकरण देखा जा रहा है वह सीधे पानी से संबंधित संघर्ष को जन्म दे रहा है। लेकिन चूंकि इस पर विचार नहीं किया गया, अतः भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपने इस कार्यकाल में पहली बार नकारात्मक वोट दर्ज करना पड़ा है। इसके संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि चीनी प्रतिनिधि के द्वारा भी इसके संदर्भ में खुद को अनुपस्थित रखकर इसके विपक्ष में ही अपनी कार्यवाही को सुनिश्चित किया गया, जिसके तहत चीनी प्रतिनिधि ने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को केवल देश विशिष्ट या फिर स्थिति विशिष्ट विश्लेषण के आधार पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित सुरक्षा जोखिमों पर विचार करना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र विशेष में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित सुरक्षा जोखिम देखे जाते हैं तो उसका सामान्यीकरण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें इस संदर्भ में याद रखना होगा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा पहले ही संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विचारित किया जा रहा है, अतः उसको केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्वाधान के अंतर्गत लाना सही नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जलवायु सुरक्षा प्रस्ताव के संदर्भ में जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों और देशों का समर्थन इसे हासिल हुआ है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल रूस और भारत का ही जो इसमें प्रत्यक्ष विरोध देखा गया है, इससे यह संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में फिर से इसको शामिल किया जा सकता है और भविष्य में अलग अलग राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को शामिल करने के लिए एक और प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान यह जो प्रस्ताव था वह जर्मनी के द्वारा 2020 में प्रस्तुत एक मसौदे का ही संशोधित संस्करण था, जिसका 2020 में चूंकि अमेरिका के द्वारा विरोध किया गया था, इसलिए अब इसे दोबारा से संशोधित रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्ताव के समर्थकों का यह कहना है कि वास्तविक रूप में वह ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब संघर्ष के विभिन्न कारणों का अध्ययन करे, उन पर विचार और बहस करे, तो साथ ही साथ इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखकर भी बहस करना आवश्यक है। हालांकि इसका विरोध करने वालों का ये कहना है, जिसमें 80 से अधिक देश शामिल हैं, उनका ये मानना है कि जलवायु परिवर्तन को यदि हम पहले से ही ध्रुवीकृत सुरक्षा परिषद में लाएंगे, जिसमें एक ओर तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन हैं, तो हम एक ऐसे मुद्दे पर विवाद को और भी ज्यादा गहरा कर सकते हैं जो संपूर्ण ग्लोब के लिए चिंता का विषय है और इस पर अविभाजित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत इसके संदर्भ में अपने आप को दृढ़ता से स्थापित किया हुआ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से
एक के रूप में विद्यमान है वह एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वयं जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से अत्यधिक प्रभावित है। इसी के चलते भारत की आवाज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत स्वयं आगे बढ़कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करना चाहता है, विश्व को इससे सुरक्षित करके वैश्विक शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहता है और साथ ही साथ वह यह भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने मैंडेट यानी अधिदेश से आगे नहीं बढ़े और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधीन ही इसको चर्चा किया जाए, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का क्लाइमेट कन्वेंशन इसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण फोकस है, प्लेटफॉर्म है और इसी के संदर्भ में बातचीत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करने जा रहे हैं चार धाम परियोजना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की। हाल ही में 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए अपने पिछले आदेश को संशोधित किया गया और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की चार धाम परियोजना के हिस्से के रूप में 3 महत्वपूर्ण हिमालयी राजमार्ग ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ को चौड़ा करने के सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अगस्त 2019 में अपने आदेश पर गठित उच्च अधिकार समिति द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने का भी निर्देश दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो फैसला है वह रक्षा मंत्रालय के उस आवेदन के बाद आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से उससे दिनांक 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। इस पूरे परिदृश्य को समझने से पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि सबसे पहले चार धाम परियोजना क्या है। तो मुख्य रूप से आपको इसके संदर्भ में याद रखना है कि 12,000 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना की घोषणा 23 दिसंबर 2016 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, सुगम और तेज यातायात आवाजाही के लिए लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों को चौड़ा करना था। ये मार्ग मुख्य रूप से उत्तराखंड में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों को जोड़ते हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। इस परियोजना में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का टनकपुर पिथौरागढ़ खंड भी शामिल किया गया है। हालांकि इसके विकास को तब चुनौती दी गई जब देहरादून स्थित सिटीजन फॉर ग्रीन दून के नेतृत्व में पर्यावरणविदों के समूह ने 27 फरवरी 2018 को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में एक आवेदन दायर किया और इसमें इस आधार पर परियोजना के निर्माण को चुनौती दी गई कि इसका विकास गतिविधि के ऊपर और साथ ही साथ मुख्य रूप से इस प्रकार की विकास गतिविधि का हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आवेदकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस परियोजना के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई होगी, पहाड़ियों की खुदाई की जाएगी और ठोस अपशिष्टों की जिस प्रकार से डंपिंग होगी वह पहले से ही नाजुक वातावरण में भूस्खलन और मिट्टी के क्षरण को बढ़ा सकता है। इसके संदर्भ में एनजीटी के द्वारा 26 सितंबर 2018 को एक फैसला दिया गया जिसमें यह कहा गया कि चूंकि इसमें से प्रत्येक परियोजना की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है, इसलिए इसे पर्यावरण मंजूरी की तो आवश्यकता नहीं है, किंतु नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पर्यावरण सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति के गठन का निर्देश दे दिया था। इस प्रकार से एनजीटी के निर्णय को अंततः सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 8 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश को संशोधित किया और कुछ शर्तों के साथ एक उच्च अधिकार वाली समिति यानी एचपीसी का गठन कर दिया, जिसमें संपूर्ण हिमालयी घाटी पर परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने की जिम्मेदारी को शामिल किया गया। इस उच्च अधिकार समिति की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः 8 अगस्त 2020 को सरकार को मार्च 2018 के परिवहन मंत्रालय के एक सर्कुलर का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में पूर्ण सड़कों के निर्माण के खिलाफ सलाह दी गई थी।
इसमें 2 लेन संरचनाओं के साथ मात्र 5.5 मीटर चौड़ाई की ही अनुमति दी गई थी। हालांकि सरकार के द्वारा बाद में परिवहन मंत्रालय के इस आदेश को संशोधित कर दिया गया और ये कहा गया कि इस आदेश को दिसंबर 2020 में जो संशोधित किया गया है वह रक्षा मंत्रालय के विचारों के आधार पर संशोधित किया गया है, क्योंकि जो विचाराधीन हिस्से हैं वह भारत चीन सीमा के लिए फीडर सड़कों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो संशोधन प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर 5.5 मीटर चौड़ाई के स्थान पर 7 मीटर चौड़ाई को सक्षम किया गया, जिसके दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र भी छोड़ा जाना था। अब सरकार के द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2020 में दिए गए आदेश में संशोधन की मांग की गई थी और इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा के हित में और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इन सड़कों को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार के द्वारा जो तर्क दिया गया उसके बदले में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च अधिकार समिति जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई थी उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई और साथ ही साथ उसे सरकार द्वारा अपर्याप्त सहायता भी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि ढलान के स्थिरीकरण, मलबा के निपटान आदि के संदर्भ में ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और इसके अलावा स्वयं परिवहन मंत्रालय के द्वारा 2018 के सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 के निर्देश का भी उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि यदि वर्तमान मानकों के आधार पर सड़क को चौड़ा किया जाता है तो इससे हिमालय का नाजुक वातावरण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। हालांकि इन तर्कों के विपरीत सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह जो सड़कें हैं वह भारत चीन सीमा के संदर्भ में फीडर सड़कों के रूप में कार्य करती हैं। इस रूप में यह सामरिक महत्व की हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया कि किस प्रकार से हाल के समय में रक्षा क्षमताओं में वृद्धि हुई है, हथियारों, टैंकों और मशीनरी की प्रकृति में भी बदलाव देखा गया है और जिस प्रकार से सीमा पर स्थितियां बदली हैं उसके चलते इस प्रकार के हथियारों आदि को ले जाने के संदर्भ में चौड़ी सड़कों की ही आवश्यकता है। अतः सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसने कोर्ट के प्रत्येक निर्देश का पालन किया है, इसलिए उसे सड़कों को चौड़ा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सरकार ने इसके अतिरिक्त अपने द्वारा उठाए गए शमन कदमों की एक श्रृंखला को भी सूचीबद्ध किया और ये कहा कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उससे परियोजना में कम से कम पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी क्षति देखी जा सकती है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर मंजूरी को दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो मंजूरी दी है वह शर्तों के साथ है, जिसमें परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को लागू करना है। इसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निरीक्षण समिति भी स्थापित की है जो उनके कार्यान्वयन का आकलन करेगी। सरकार 2 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी करेगी। इसके बाद परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय समिति के समक्ष सिफारिशों का पालन किए जाने के संदर्भ में उठाए गए कदमों के साथ साथ शेष सुझावों का अनुपालन किस प्रकार से करना है इसके लिए भी एक अनुमानित समय सीमा को रखने जा रही है। इस प्रकार की मासिक रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जाएगी और इसकी समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति और निगरानी समिति के माध्यम से 4 धाम परियोजना के संदर्भ में जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हस्तक्षेप किया है उसे आपको ध्यान रखना है, जो भविष्य में पर्यावरण बनाम विकास के वाद विवाद के संदर्भ में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में
पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव पर। हाल ही में सरकार ने आने वाले सप्ताह में संसद में विधायी कार्य के लिए महिलाओं के लिए शादी की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संदर्भ में अपने एक प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया है। यह कदम केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी देने के कुछ दिनों के भीतर आया है, जो पिछले साल गठित एक टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि भारत में विवाह संबंधी कानून इस पर क्या कहते हैं, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 दुल्हन के लिए 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष निर्धारित करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 शादी की अनुमति तब देता है अगर लड़का और लड़की यौवन प्राप्त कर चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर धार्मिक विवाहों को नियंत्रित करता है और वह है विवाह की आयु के रूप में महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित करता है। वहीं दूसरी ओर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जब महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम और पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। सरकार के द्वारा विवाह की आयु को बढ़ाने के संदर्भ में जिन तर्कों को दिया गया है उसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें 2020 के बजट भाषण में वित्त मंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि सरकार महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाना चाहती है क्योंकि सरकार मातृत्व मृत्यु दर को कम करना चाहती है, सरकार महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना चाहती है, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और करियर अवसरों को बढ़ावा देना चाहती है और साथ ही साथ मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की आयु को भी आगे बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसकी अध्यक्ष बनाया गया समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली को, जिनको अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। पैनल के द्वारा दिसंबर 2020 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा गया। हालांकि इसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जया जेटली ने जिस प्रकार के बयान दिए हैं उसके अनुसार शादी की उम्र बढ़ाना केवल एक सिफारिश ही है और इसमें कुछ और बातों को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि इसमें पितृसत्तात्मक मानसिकता में सुधार करने के लिए मजबूत अभियान चलाना होगा, लड़कियों को स्कूल में सुरक्षित परिवहन प्रदान करना होगा, शौचालय आदि की सुविधा देनी होगी और इस प्रकार से लड़कियों को जो स्कूलों में ड्रॉप आउट देखा जाता है इसको कम करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि किस प्रकार से भारत में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ ही साथ इसके संदर्भ में व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका विकल्प प्रदान करना भी शामिल किया गया है। जया जेटली के अनुसार जब तक ये सभी सिफारिशें लागू नहीं होती हैं तब तक मात्र शादी की उम्र बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह इस प्रकार से होगा कि आपने यातायात के नियम तो बना दिए किंतु आपने अच्छी सड़कें नहीं बनाई, आपने ट्रैफिक लाइट प्रदान नहीं की और इस प्रकार से आप बेहतर यातायात प्रबंधन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विशेषज्ञों का ये कहना है कि केवल शादी की उम्र बढ़ाने से ही इसका मकसद पूर्ण नहीं हो सकता है, जिसमें हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यद्यपि किशोर माताओं से पैदा होने वाले बच्चों में स्टंटिंग और कम वजन का प्रचलन अधिक देखा जाता है, लेकिन इसका मूल कारण गरीबी है जिसको निवारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार के अवसरों तक पहुंच में भी सुधार करने की आवश्यकता है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों के लिए कुछ बाधाओं के रूप में सामने आता है। इसके अलावा हमें बलात्कार और यौन हमलों के लगातार खतरे से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। इसके अलावा महिला अधिकार पक्षकारों का यह भी कहना है कि यदि हम केवल विवाह की आयु बढ़ाने के उद्देश्य के लिए ही कानून बनाएंगे तो इसको तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कुछ अन्य उपायों को लागू ना किया जाए।
इसके संदर्भ में विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में ये उपाय सतही उपाय है और युवा महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की जड़ तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इसके संदर्भ में बेहतर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हमें परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सहायता का विस्तार करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें प्रारंभिक गर्भधारण को भी संबोधित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, जो गर्भावस्था की तैयारी और पहले जन्म में देरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा यहाँ तक यह सुझाव दिए गए हैं कि यह जो नया प्रस्ताव है वह महिलाओं को और भी ज्यादा असुरक्षित बना सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े कहते हैं कि 20 से 24 वर्ष आयु की महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो जाती है, जो दर्शाता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने और लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने में पूर्णतः सफल नहीं रहा है। केवल विवाह उम्र बढ़ाने से कम उम्र यानी अंडर एज के लोगों की संख्या का विस्तार होगा और उन्हें विवाह करने की स्थिति में कानूनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जा सकती है। सेंटर फॉर विमेन डेवलपमेंट स्टडी मैरी ई जॉन के द्वारा यह आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़े बताते हैं कि 56% महिलाओं की शादी 21 वर्ष से कम उम्र में ही की गई थी और यह आंकड़ा देश के सबसे गरीब आबादी वर्ग में 75% तक देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि किस प्रकार से बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का इस्तेमाल माता पिता के द्वारा अपनी बेटियों को ही दंडित करने के लिए किया जाता है जो उनकी इच्छा के खिलाफ शादी करती हैं, या जबरन विवाह, घरेलू दुर्व्यवहार और गृह कार्य से बचने के लिए भाग जाती हैं। इस प्रकार से केवल विवाह की आयु बढ़ाने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होगा, अपितु महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में हमें कुछ और उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से पेप्सिको मामले के निहितार्थ पर। हमारे द्वारा इससे पहले 4 दिसंबर 2021 के डेली क्विज में भी इसको लेकर चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी के द्वारा इस महीने की शुरुआत में लेस चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने आलू की किस्म के पेप्सिको इंडिया के पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। यह फैसला 2 साल से अधिक के बाद आया है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको ने गुजराती किसानों पर कथित रूप से उनके द्वारा पंजीकृत आलू की किस्म को उगाने और बेचने के अधिकार को उल्लंघित करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। अब कृषि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित इस फैसले के व्यापक निहितार्थों की जांच किसानों के समूहों के साथ साथ बीज विकासकर्ताओं और औद्योगिक कृषि कंपनियों के द्वारा भी की जा रही है। हमें ध्यान रखना होगा कि यह जो फैसला है इसका किसानों के अधिकार के लिए भी काफी निहितार्थ है, क्योंकि यद्यपि यह फैसला काफी हद तक प्रक्रिया संबंधी त्रुटि और पेप्सिको और रजिस्ट्रार की कमियों पर निर्भर करता है, फिर भी यह किसान के अधिकारों और जनहित के संरक्षण पर भी संक्षेप में बात करता है, जिसके तहत निर्णय में कहा गया है कि किसानों को कथित उल्लंघन पर भारी जुर्माना देने की संभावित संभावना कठिनाई में डालने वाली है, क्योंकि पेप्सिको ने प्रत्येक किसान से 1 करोड़ से अधिक के नुकसान का दावा किया था। निर्णय के अनुसार छोटे किसानों से इस प्रकार की मांग सार्वजनिक हित का उल्लंघन है, जिससे बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसान बीज अधिकार मंच, जो शुरुआती विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले मंचों में से एक था, इसके द्वारा भी किसानों और बीज को उगाने वाले ब्रीडर्स को कानून के तहत प्रदान किए गए अधिकारों में अंतर पर जोर दिया गया है। इसके तहत 2 महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें किसी बीज किस्म से किया गया उत्पादन और बीज की किसी किस्म का उत्पादन महत्वपूर्ण है। इसके तहत
किसी बीज किस्म से किया गया उत्पादन यानी प्रोड्यूसिंग फ्रॉम अ वैरायटी, जिसमें किसान द्वारा बीज को बचाना और फसल में बिना ब्रांड के बीज का उपयोग करना शामिल है। यह है बीज की किसी किस्म का उत्पादन यानी प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी से बहुत अलग है, जिसमें जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन करके बीजों के विशेषज्ञ ब्रीडर्स के द्वारा बीज की किसी किस्म का उत्पादन किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है और छोटे किसानों के पास बड़े पैमाने पर इतना कौशल नहीं होता है। अतः विशेषज्ञ बीज के मालिक के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का कोई जोखिम नहीं है और इसके लिए छोटे किसानों पर मुकदमा करना उचित नहीं है, जो इसके संदर्भ में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हाल के समय में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम नवाचार को प्रोत्साहित करता है अथवा नहीं, और बीज विकासकर्ताओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है अथवा नहीं, इसको लेकर भी बहस देखी जा रही है, जिसमें सीड इंडस्ट्री के अनुसार पेटेंट युक्त बीजों की किस्म को अवैध रूप से बेचने वालों को पकड़ने और दंडित करने के लिए तंत्र को विकसित किए जाने की जरूरत है, किंतु इसका परिवर्तन चूंकि राज्यों पर छोड़ दिया गया है, जो सही से लागू नहीं किया जा रहा है। इसका उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से वर्तमान में अवैध रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित बीटी कॉटन के बीजों को बेचा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके तहत किसान को संरक्षित किस्मों को उगाने, उपज को बेचने, यहाँ तक कि कानून के तहत बिना ब्रांड के बीज बेचने की अनुमति है। लेकिन जब कई किसान पंजीकृत बीजों को एक एग्रीगेटर यानी कई बीजों को इकट्ठा करने वाले को बेचते हैं, तो वह इसको ब्रांडेड तरीके से बेच सकता है, जिससे कानून का उल्लंघन देखा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001 में नवाचार संबंधी मुद्दे भी देखे जा रहे हैं, जिसमें उन्नत किस्म की बीजों का पंजीकरण करने में समय ज्यादा लगता है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय भी कंपनियों के द्वारा मूल बीज को जमा होने की आवश्यकता महसूस की जाती है, जिससे नवाचार में बाधा देखी जाती है। इससे भारत में नवाचार में निवेश कम देखा जाता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय बीज बाजार का वार्षिक राजस्व 20,000 करोड़ है, लेकिन इसमें 3% या लगभग 500 से 600 करोड़ को ही अनुसंधान में लगाया जाता है, जबकि इसके विपरीत वैश्विक मानक 10 से 12% तक देखा जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अनेक बार पंजीकृत बीजों को अनुबंध खेती कानून के माध्यम से लागू किया जाता है, किंतु संसद ने जो पिछले साल अनुबंध कृषि कानून बनाया था, उसे अब किसानों के विरोध में निरस्त कर दिया गया है। कुछ राज्यों के द्वारा अनुबंध खेती के संदर्भ में कानून बनाए गए हैं, किंतु इनमें एक रूपता नहीं है, जिससे बीज उद्योग प्रभावित होता है और बीज उद्योग के मालिक बीज उत्पादन के लिए किसानों पर निर्भर होने के चलते अनुबंध खेती कानून न होने से वह सीधे किसानों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं और इसके बजाय उन्हें स्थानीय ठेकेदारों से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर किसी अनुबंध का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी के पास इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं होता है। इससे भी नवाचार नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में भूगोल से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मुख्य रूप से तिवा जनजाति पर। जब हम बात करते हैं तिवा जनजाति की, तो तिवा जनजाति असम और मेघालय राज्य की पहाड़ियों और मैदानों दोनों में रहती है। इसमें तिवा का अर्थ है वे लोग जिन्हें नीचे से उठा लिया गया था। उन्हें असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनके द्वारा अप्रैल के महीने में फसल के मौसम के करीब एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे खेलचावा उत्सव के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि तिवा जनजाति झूम खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और वे मुख्य रूप से तिब्बती बर्मन भाषा को बोलते हैं।
यदि हम बात करें झूम खेती की तो इसे स्थानांतरण खेती या फिर स्लैश एंड वन खेती के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में खेती का एक प्रचलित प्रकार है। इसमें किसान खेती के उद्देश्यों के लिए स्पष्ट भूमि बनाने के लिए वनस्पतियों को काटकर और जंगलों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं। इस प्रकार से जंगलों को जलाकर भूमि तैयार करने की, कृषि के लिए भूमि तैयार किए जाने के संदर्भ में यह बेहद आसान और बहुत तेज विधि दिखाई देती है, जिसमें झाड़ी और खरपतवार को भी आसानी से हटाया जा सकता है। साथ ही साथ अपशेष पदार्थों को जलाने से खेती के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। यह एक परिवार को भोजन, चारा, ईंधन, आजीविका प्रदान करता है और इस प्रकार से विभिन्न जनजातियों की पहचान से भी ये निकटता से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। हालांकि जंगलों और पेड़ों को काटने के चलते कई बार इसकी आलोचना की जाती है, क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि इस प्रथा से मिट्टी का कटाव होता है और नदियों के प्रवाह पर भी असर देखा जा सकता है। यही कारण है कि पूर्वोत्तर में झूम खेती की परंपरा को कम किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक के रूप में और ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए जो स्वयं जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से अत्यधिक प्रभावित है, भारत की आवाज जलवायु परिवर्तन जोखिमों को कम करने के साथ इसे तय करने में भी महत्वपूर्ण होगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने अधिदेश से आगे नहीं बढ़े। व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, क्या शादी की उम्र बढ़ाना ही लड़कियों की मदद के लिए काफी है? सरकार द्वारा हाल ही में महिलाओं हेतु विवाह की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक समीक्षा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप जलवायु परिवर्तन पर हालिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मसौदे का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दायरे में शामिल करने के संबंध में तर्कों को देंगे। इस मुद्दे पर भारत के मत को स्पष्ट करेंगे और जलवायु जोखिम को कम किए जाने के संदर्भ में कुछ अन्य सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप महिलाओं की विवाह आयु बढ़ाने से संबंधित हालिया सरकारी प्रस्ताव का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप महिलाओं की विवाह आयु बढ़ाने के पक्ष में तर्कों को देंगे, विवाह आयु बढ़ाने से संबंधित चिंताओं को व्याख्यायित करेंगे और इस संदर्भ में उपयुक्त सुझाव और आंकड़ों को भी प्रस्तुत करेंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष देंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।